Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्यूचर में यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र की ही दो शाखा हैं। तो इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? जैसे आप इस नाम को देखें, व्यष्टि व्यय, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें व्यक्तिगत, व्यय से क्या बना, व्यक्तिगत, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग भी देखें, माइक्रो, माइक्रो का क्या अर्थ होता है, सूक्ष्म, तो इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, यानी वह अर्थशास्त्र जिसके अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब समष्टि में जैसे सम आ रहा है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो यही व्यष्टि और समष्टि दोनों की मेन डेफिनेशन हम बोले, या दोनों में मेन अंतर यही होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई विशिष्ट उद्योग हो गया, कोई व्यक्तिगत फर्म हो गई, कोई विशिष्ट व्यक्ति की का अध्ययन आप कर रहे हैं कि उसके उपभोग का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता का अध्ययन कर रहे हैं। और उसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, जैसे कुल मांग है, कुल व्यय, कुल बचत, इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो आइए देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द माइक्रोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सूक्ष्म। माइक्रो का अगर हम मीनिंग देखें तो उसका अर्थ क्या है, सूक्ष्म। अतः माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ ज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत व्यवस्था के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति है, मतलब अपन किसी व्यक्ति विशेष की, जैसे अब सीमांत उपयोगिता हास नियम, तो हम क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति द्वारा निम्न उपभोग किए गए, तो हम सीमांत उपयोगिता नियम में, सम सीमांत उपयोगिता नियम में, मांग, ये सब किसके पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि हम एक व्यक्तिगत इकाई, एक व्यक्तिगत फर्म आदि का अध्ययन करते हैं। इसमें अध्ययन की इकाई उपभोक्ता, परिवार, फर्म अथवा उद्योग होते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। आप इसमें से किसी भी एक अर्थशास्त्र की जो आपको सही लगे, इजी लगे, वो आप याद कर सकते हैं। जैसे हेंडरसन एवं क्वांट के मतानुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के निश्चित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। वॉटसन के शब्दों में दी हुई है। प्रोफेसर बॉल्डिंग वाली देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, इसमें से आप कोई भी एक परिभाषा लर्न कर लीजिएगा। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाओं का हमने अध्ययन किया है, उसके आधार पर इसकी आपको निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म एवं छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समग्र का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह योग कुल अर्थव्यवस्था के एक छोटे से भाग से, जैसे हम कुल बाजार मांग का अध्ययन करते हैं, तो वो एक छोटे से भाग से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म इकाइयों के अध्ययन हेतु विशेष उपयोगी है। इसमें इकाइयों का रूप इतना सूक्ष्म होता है कि इसके व्यवहार का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण हेतु अन्य बातें यथावत रहे की मान्यता आवश्यक होती है। जो भी हमारे जैसे अर्थशास्त्र के नियम होते हैं, तो उनमें भी हम कुछ मान्यताएं मान के चलते हैं कि ये नियम तभी लागू होगा जब निम्नलिखित मान्यताएं पूरी होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट आर्थिक व्यवहारों, व्यक्ति की इकाइयों के विशिष्ट आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, ये जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का बुक है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति भी व्यष्टि अर्थशास्त्री होती है। तो इसके स्कोप में आपको जो जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सभी का अध्ययन हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे। हमारे सबसे संबंधित डिटेल चैप्टर्स हैं। जैसे आपका फर्स्ट है कल्याण अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। कल्याण अर्थशास्त्र क्या बोलता है? कल्याण अर्थशास्त्र के अनुसार धन केवल एक साधन है, न कि साध्य। मनुष्य धन के लिए नहीं बना है, धन मनुष्य के लिए बना है।
नेक्स्ट है आपका उपभोग के नियम, लॉज ऑफ कंजम्पशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, मार्जिनल यूटिलिटी नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत, मांग की लोच, ये सब आपके डिटेल चैप्टर है और सब इम्पॉर्टेंट है। आपने 12th क्लास में भी इन सब के बारे में अध्ययन किया है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये अर्थशास्त्र के मुख्य नियम हैं। और आप फ्यूचर में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करते हैं जिसमें यदि अर्थशास्त्र का पार्ट आता है तो उसमें ये नियम अवश्य रूप से पूछे जाते हैं, जैसे मांग का नियम है, उपभोक्ता की बचत, मांग की लोच आदि। तो हम आगे एक एक चैप्टर में इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है लॉज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के नियम। उत्पादन के जैसे 3 नियम होते हैं ना, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम। उत्पादन फलन का सिद्धांत क्या होता है, तो ये भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन से, अनुकूल मतलब जो राष्ट्रीय आय होती है किसी भी देश की, उसको जो उत्पादन के 5 साधन होते हैं उन्हीं में वितरित किया जाता है। तो जो उसके सिद्धांत होते हैं उसका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। वस्तु कीमत सिद्धांत हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत भी सम्मिलित है, इसलिए इसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, आपने जो बाजार पढ़ा है, बाजार में जो भी स्थितियां हैं, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, ये सब भी आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। साधन कीमत सिद्धांत, वितरण के जो सिद्धांत है, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी, तो इन सभी सिद्धांतों को भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें फर्स्ट है आपका व्यष्टि स्थितिकी, माइक्रो स्टैटिक। व्यष्टि स्थितिक का अर्थ एक ऐसी विधि से है जिसके अंतर्गत किसी दिए हुए समय पर संतुलन की अवस्था में व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या की जाती है। यानी संतुलन की अवस्था का आप उस समय जो संतुलन की अवस्था में जो व्यष्टि घटक है उनके सिर्फ संबंधों की हम अध्ययन करते हैं। हम व्यष्टि स्थितिकी में यह अध्ययन नहीं करते हैं कि जैसे एक साम्य से दूसरे साम्य पर पहुंचे हैं तो पहुंचने की क्या प्रक्रिया रही है, किन किन घटकों में परिवर्तन हुआ है, ये अध्ययन व्यष्टि स्थितिकी में नहीं किया जाता। व्यष्टि स्थितिकी में सिर्फ हम साम्य बिंदु पर जो घटक हैं उनके बीच जो परस्पर संबंध होता है केवल उन्हीं का अध्ययन करते हैं। उदाहरण है जैसे किसी समय विशेष पर वस्तु की कीमत उसकी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। आपको ध्यान होगा कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो व्यष्टि स्थितिकी एक समय विशेष पर संतुलन कीमत का विश्लेषण यह मानते हुए करती है कि सूक्ष्म घटकों के पारस्परिक संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह विधि यह नहीं बताती कि मांग एवं पूर्ति में संतुलन कैसे स्थापित होता है। नेक्स्ट है कि मतलब क्या परिवर्तन आए हैं, डिमांड चेंज हुई है, सप्लाई चेंज हुई है, तो परिवर्तनों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। व्यष्टि प्रावैगिकी इसका जस्ट विपरीत है। व्यष्टि प्रावैगिकी उस प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है जिससे हम पुराने संतुलन से नए संतुलन पर पहुंचते हैं। जैसे आपका ये है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पे ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब क्या हुआ, डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया तो अब ये नया इक्विलिब्रियम आपका पॉइंट बन गया। तो पुराने संतुलन के अब ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जैसे मैं इसको मार्किंग कर देती हूँ 1 और जैसे ये है आपका 2। तो पहले से दूसरे पर हम किस प्रकार पहुंचे, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, व्यष्टि प्रावैगिकी में। पुराने संतुलन के भंग होने पर नए संतुलन बनने के मध्य जो शक्तियां क्रियाशील होती है उसका पूर्ण अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। वस्तु का मूल्य 5 से बढ़कर 8 हो गया तो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन से नए संतुलन स्थापित हो गए। इन सभी संतुलन एवं समायोजन की प्रक्रिया का व्यष्टि प्रावैगिकी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक व्यष्टि स्थितिकी। तुलनात्मक व्यष्टि स्थितिकी वह विधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न समयों पर समयावस्था में व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों की तुलनात्मक व्याख्या की जाती है। व्यष्टि प्रावैगिकी में हमने एक संतुलन भंग हुआ था, दूसरा संतुलन बना था, तो एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर हम गए और उसके मध्य क्या शक्तियां क्रियाशील हुई, हमने ये अध्ययन किया। अब तुलनात्मक व्यष्टि स्थितिकी में जो 2
दो आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बने थे, ये और ये, तो इन दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को हम कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है तुलनात्मक व्यष्टि स्थितिकी। तो ये थे आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। नेक्स्ट है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यावसायिक निर्णयों में क्या महत्व है, या हम दूसरे शब्दों में बोले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेज हैं। तो व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों में सहायक, हमें कोई भी व्यक्तिगत रूप में कि जैसे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही है तो उपभोक्ता की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमें जो निर्णय लेने होते हैं, ये सभी निर्णय लेने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में सहायक। जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की हम कुल मांग कुल बचत का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेंगे, फिर उनका योग ही क्या बनेगा, समष्टि अर्थशास्त्र का बनेगा। तो अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः इन छोटी छोटी इकाइयों के अध्ययन के बाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती है सरकार द्वारा, सरकारी स्तर पर जो आर्थिक नीतियां बनाई जाती है, उन नीतियों में ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं, इन सभी का, जैसे किसी वस्तु विशेष की कीमत है, मजदूरी है, लाभ, ब्याज आदि, सभी इन आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहयोग करते हैं। आर्थिक कल्याण की जांच। अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के हम व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत निवेश, जीवन स्तर और व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे जो सरकार करारोपण लगाती है तो करारोपण में भी जनता का त्याग होता है, तो सार्वजनिक आय से जनता को लाभ प्राप्त होता है। यानी दोनों है, हम जो टैक्स चुकाते हैं वो हमारा एक सेक्रीफाइस है, और सरकार क्या करती है, उस सार्वजनिक आय को जनता के लाभ के लिए खर्च करती है, तो ये क्या कहलाता है, आर्थिक कल्याण। नेक्स्ट है क्षेत्रीय नीति निर्धारण में। कोई आपको क्षेत्रीय स्तर पर नीति निर्धारण करना है, जैसे हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो अगर मुझे जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग की समस्या का अध्ययन सरकारी नीति के संदर्भ में किया जा सकता है, उसके सुझाव दिए जा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फर्म ले ली, हमने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ले ली, विशिष्ट उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक इसमें भी बहुत सहायक है। प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधकों के निर्णय में सहायक होता है। वस्तु की मांग एवं उत्पादन लागत की जानकारी व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका मूल्य निर्धारण एवं संसाधनों का आवंटन। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करना है, और संसाधन जो जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम उपयुक्त तथ्यों का चुनाव किया जाता है, फिर उन तथ्यों के आधार पर अर्थशास्त्री व्यक्तियों एवं पारिवारिक इकाइयों के व्यवहार के संबंध में पूर्वानुमान प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो कीमत सिद्धांत है वो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण करता है। तो इससे ये पता चलता है कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है। व्यक्तिगत क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में सहायक है। रेखीय कार्यक्रम आदि। तो ये सब क्या थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या व्यष्टि अर्थशास्त्र के मतलब उपयोग। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं, क्या मान्यता है, अवास्तविक एवं अव्यवहारिक मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अनेक अवास्तविक यानी जो भी हम नियम बनाते हैं, जैसे आप मांग का नियम पढ़ेंगे, सीमांत उपयोगिता, समसीमांत उपयोगिता नियम, तो इन सब नियम किसी न किसी मान्यताओं पर आधारित है। तो ये मान्यताएं क्या है, अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक मान्यताओं पर समग्र अर्थव्यवस्था की उपेक्षा की जाती है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की झलक प्रस्तुत करने में असफल रहता है। व्यक्ति की स्थिति समग्र अर्थव्यवस्था का प्रतीक नहीं है। हम ये कहते हैं ना कि हमने व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया, तो एक व्यक्तिगत इकाई संपूर्ण अर्थव्यवस्था को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होता। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। कुछ आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में अनुपयुक्त है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, सीमित है। तो इस वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, उसका जो क्षेत्र है,
व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और सीमाओं आदि का अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।